चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में। उसमें हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं, कौन सा एक्सक्रीटिव ऑर्गेन होता है, क्या होता है, यही सब ना बोला था हमने, पढ़ा था क्या भाई? ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज क्लास सबसे पहले देखो, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है लेकिन नीट में इस पे पेपर आता है। कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग यूरियोतेलिक है, यूरिकोटेलिक है, अमोनोतेलिक है। ये बताइए आज था हम लोग कौन से हैं? अरीबा, हासिम, अनम, अयूब, अरसलान, अकील, सब कहोगे। अतफ, जो भी कहोगे, जिसका नाम ऊपर हमको दिख रहा है उसका मैं बोल रहा हूँ, ए वाले का बिस्मा, जावेरिया, जो भी है। तो हम लोग यूरियोटेलिक हैं, ये आप सबको मालूम है, यू ऑल नो दिस वेरी वेल। तो भाई यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ पे बनता है, किस ऑर्गेन में बनता है यूरिया? किडनी में बनता है। वेरी गुड। कुछ बच्चे लीवर भी बोल रहे हैं, एक्सट्रीमली बैड। सिर्फ हाँ, एक बच्चा जो है ना अतफ बोल रहा है लीवर में, बाकी सब बोल रहे हैं किडनी में। और मैं आप सबको बताऊं कि किडनी इज नॉट द ऑर्गेन फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, किडनी इज द ऑर्गेन फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया, लीवर इज द ऑर्गेन फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, लीवर इज द ऑर्गेन फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो आज के बाद कहाँ आपसे कोई पूछे कि यूरिया कहाँ बनता है, तो किडनी या लीवर, तो लीवर। दूसरी चीज आपको याद होगा कि आपका कहीं, ये मान लीजिए ये बच्चे अपने में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने कहा था कि मैं एक्सक्रीटिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जब पढ़ाऊंगा, शायद दिव्या ने पूछा था। ये आपका प्यारा सा लीवर है, ठीक है। ये क्या चीज है? आपका प्यारा सा लीवर है, ठीक है। अब लीवर में ऐसा क्या होता है? ये आपका प्यारा सा लीवर है और इस लीवर में यूरिया बनता है। यूरिया बनने के बाद यहां से लीवर से कौन से वेन से ये जाएगा वेनस सिस्टम में? तो लीवर से निकलता है हिपैटिक वेन। ये कौन सा वेन? हिपैटिक वेन। और इसके जरिए ये वेनस सिस्टम में जाएगा। और हिपैटिक वेन से ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। हिपैटिक वेन मतलब लीवर से हिपैटिक वेन के जरिए कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से अल्टीमेटली ये कहाँ जाएगा? एओर्टा से एओर्टा, ये एओर्टा है, एओर्टा का मेजर ब्रांच है ये एओर्टा है। और एओर्टा का से ब्रांच निकलता है, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। इसको हम कौन सा कहते हैं? रीनल आर्टरी। ये किडनी को सप्लाई करेगा। ये किसको सप्लाई करेगा? सप्लाई टू किडनी। किसको सप्लाई करेगा बोलो? सप्लाई टू किडनी। अब किडनी में एक राइट किडनी में, एक लेफ्ट किडनी में ऐसे, और किडनी में जाएगा तो किडनी में इसमें बहुत सारा क्या है? यूरिया है। किडनी में यूरिया छन जाता है और वो मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। किसके जरिए? मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है ये यूरिया। तो ये मान लो किडनी है आपका, ये आपका किडनी है। और किडनी में आया क्या? क्या आया बोलो? यूरिया। और किडनी में यूरिया छनने के बाद ये मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। तो किडनी से जो वेन निकलता है उसको हम कौन सा वेन कहते हैं बोलो? इसको हम कौन सा वेन कहते हैं? रीनल वेन। तो आप बताओ यूरिया बना कहाँ? लीवर में। तो यूरिया का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे, कौन से वेन में रहेगा? हिपैटिक वेन में। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन विच ब्लड वेसल? हिपैटिक वेन। लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन विच वेन या विच ब्लड वेसल? लीस्ट कंसंट्रेशन। बाकी लोग बोलो, सिर्फ आस्था आंसर दे रही है। सब लोग दो, सब लोग दो, जोर से दो, कस के दो, अच्छे से दो। लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट में और डिफरेंट कंपटीशन में। रीनल वेन में
लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन हिपैटिक वेन। तो ये क्वेश्चन दिव्या आपने पूछा था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है। आर दिव्या हेयर, समझ में आया? समझ में आ गया आंसर आपको? अगर समझ में आया तो आज वीडियो पे एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना है आपको, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिव्या समझ में आया या नहीं? तो आज वीडियो पे बहुत अच्छा सा एक कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बल्ले बल्ले बायोलॉजी को प्रमोट करना है। दिव्या आर यू ओके और नॉट? पहले दिव्या बताओ तुम, यस या नो बोलो। ठीक है, तो बल्ले बल्ले बायोलॉजी को। अबू साले ने कहा कि सर एक बार और समझा दीजिए। बेटा लीवर में बना क्या है? यूरिया। तो यूरिया जहां से बनेगा तो वहां से निकलेगा, तो इसमें यूरिया बहुत सारा होगा कि नहीं होगा रे? होगा कि नहीं होगा अबू साले? अब ये यहाँ से कहाँ पहुंचा? अल्टीमेटली हार्ट से पहुंचते हुए रीनल आर्टरी के जरिए कहाँ पहुंचा? किडनी में। और किडनी में यूरिया छन के सारा यूरिया मूत्र के जरिए निकल गया, तो इसमें बहुत कम यूरिया आता है। तो सबसे कम यूरिया किसमें होगा? थैंक यू आस्था भाई। अबू साले समझ में आया? अब प्रताप अबे प्रताप तुम लड़की हो, झूठ मत बोलो। कौन लड़की? नाम क्या है तुम्हारा पहले ये बताओ। प्रताप के नाम से आते हो, कौन हो तुम? नाम बताओ तभी समझाएंगे, नहीं तो हम नहीं समझाएंगे। तुम हो कौन? नाम बताओ। प्रताप तो नहीं हो, प्रताप तो कोई लड़का ही नहीं है। नाम अपना बताओ पूरा, नहीं तो हम नहीं समझाएंगे। क्योंकि तुम्हारा मैसेज एक आध बार आया तो तुम गर्ल्स ग्रुप में हो। बोलो। 1000। अगर जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर तुम लोगों ने करा दिया, बहुत अच्छी सी पार्टी, ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है, बेहतरीन पार्टी होगी। आई एम प्रोमिसिंग यू। नहीं बोलोगे तो हम सब प्रताप समझाएंगे नहीं। तुम अपना नाम बताओ पूरा। फर्स्ट टेल योर नेम, देन आई विल टेल यू। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर नहीं मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो 150 हुआ, 1000 कहाँ से हो जाएगा? चलो, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। एक दो दिन में मैं 11 का भी डालना शुरू कर दूंगा उस पर, एनिमेशन वगैरह। ठीक है ना? और 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं खुद पढ़ाऊंगा उस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ओवर इंडिया, नो मनी एट ऑल, आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर। रोज रात में 1 घंटे टाइम निकालूंगा और पढ़ाऊंगा बढ़िया से, अच्छे से मेहनत करके। आ आ चलिए, तो अब प्रताप तुम नाम क्यों नहीं बताते हो भाई? तुम क्वेश्चन, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारा डाउट ना बताऊं मैं। प्रताप बोला कि सर एक बार और समझा दीजिए। अब ये प्रताप लड़का है कि लड़की है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसका मैसेज आया तो ये लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड है। किसी को मालूम है प्रताप नाम का जो है वो है कौन? यार नाम तो कम से कम पता होना चाहिए प्रॉपर कि ये बच्चा कौन है। अब देखो ये गायब है। नहीं मैं बता रहा, जाओ। जब बताओगे तभी हम तुम्हारा डाउट बताएंगे, आज के बाद नहीं तो नहीं बताएंगे। मैं बता दे रहा हूँ प्रताप। बेटा बता दो, नाम बताने में किस बात का शर्म? चलो ठीक है, तो चलिए। तो देखो क्या होता है, लीवर में बना यूरिया, यूरिया बनने के बाद हिपैटिक वेन के जरिए ही तो बाहर निकलेगा। तो हिपैटिक वेन जो है ना, में यूरिया सबसे ज्यादा होगा। अब ये यूरिया हिपैटिक वेन से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से कहाँ पहुंचा? किडनी में। किडनी में गया तो ये छन गया, तो छन गया तो मोस्ट ऑफ द यूरिया तो निकल गया। कहाँ पे? पेशाब के जरिए, मूत्र के जरिए। जो बचा हुआ यूरिया है वही तो रीनल वेन में जाएगा। तो रीनल वेन में सबसे कम यूरिया होगा कि नहीं होगा? समझ में आया बेटा प्रताप? जो भी हो तुम जाओ, मैंने समझा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तब इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, बोल दो अब तो, बोल दो। चलिए, ये शर्म आ गया है, पता नहीं क्या है। चलिए बेटा ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिया का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर। हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर।
हिपेटोसाइट क्या करते हैं, किसको कहते हैं, लीवर के सेल को। अब हिपेटोसाइट में यूरिया साइकिल दो जगह पे होता है, कितने जगह पे होता है, दो जगह पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है, दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। अब आप में से कौन बताएगा कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोप्लाज्म, इसमें यूरिया किस चीज से बनता है, यूरिया मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस, यूरिया मेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन आता है कि यूरिया हमारे बॉडी में कौन से सब्सटेंस से बनता है, बताइए, यूरिया मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस। ये दो, किसी ने ब्लंडर, अतफ को मैं, अतफ देखो ऑनलाइन क्लास है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा जान मार देता, ठीक है ना, मतलब जान मारने का मतलब मजाक वाला जान, ये नहीं कि कोई सच में तुम्हारा जान मार दिया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, मैं जान मारने वाला मजाक वाला जान नहीं, तो भाई साहब ये जाके केस कर दिया कि सर ने कहा जान मारने के लिए, भाई सॉरी फॉर दैट, वो उस तरह का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको या किसी को भी जान मारने का, ठीक है ना। तो देखो यूरिया जो है ना हमारे बॉडी में किस चीज से बनता है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा अमोनिया, मैं मानता हूँ अमोनिया, इसके अलावा कोई और, इसके अलावा कोई और, शोएबुर रहमान ने कहा अमाइनो एसिड, अमोनिया प्लस CO2 दो चीज से बनता है, अमोनिया एंड CO2 दोनों से। यूरिया के जरिए हम अपने बॉडी से खाली अमोनिया को नहीं रिमूव करते हैं, बल्कि अमाइनो एसिड। अब अमोनिया, आप में से किसी ने बोला अमाइनो एसिड, शोएबुर रहमान ने, मैं शोएबुर रहमान के बात से कुछ हद तक एग्री हूँ, लेकिन कैसे अभी बताता हूँ। देखो आपके बॉडी में अमोनिया कैसे बनता है, ये दो चीज से यूरिया बनता है, तो यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, और जब कभी हम यूरिया रिमूव करते हैं तो इसका मतलब हम अपने बॉडी से अमोनिया को और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को रिमूव करते हैं। ये बात समझ में आया, आपसे पूछा जाए ये बात समझ में आ गया ना। अब अमोनिया कैसे बनता है हमारे बॉडी में, एनीवन, हाउ अमोनिया फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, हाइड्रा क्या आया था, आता हाइड्रा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अरे बेवकूफ वो तो NH3 होता है, लेकिन कौन सा सब्सटेंस से अमोनिया बनता है, बेवकूफ आस्था, तुम्हें मुझे मन कर रहा है कि मारू तुम्हें दो थप्पड़। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये बनता कैसे अमोनिया हमारे बॉडी में, यही ना अमोनिया का फॉर्मूला, लेकिन ये बनता किस सब्सटेंस से हमारे बॉडी में, अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ के अमाइन से, अमाइनो एसिड से। देखो क्या होता है ना, जो अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अमाइनो ग्रुप निकल के अमोनिया बनाता है, अमाइनो एसिड से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन। इस प्रोसेस को नहीं कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, अमाइनो एसिड से, जैसे कि मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, कोई भी एक अमाइनो एसिड का नाम लो था, जैसे कि आप ले लो एलेनिन, ये एक एलेनिन है, ये एलेनिन है, NH3 सॉरी NH2COHCOH, ये क्या हो जाएगा, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे CH3 ना होगा, CH2, ये एलेनिन है, ये एलेनिन। अब इसमें से जब अमोनिया को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ अमोनिया इज नोन एज डीअमाइनेशन। अब ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ से हटा ना, जब यहाँ से अमाइनो ग्रुप हटा, तो ये अमाइनो ग्रुप अल्टीमेटली अमोनिया में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू अमोनिया। कैसे होता है तो ये सब छोड़िए, ये सब। तो आपसे पूछा जाए कि अमोनिया हमारे बॉडी में किसे बनता है, तो अमाइनो एसिड से मेनली, बायोजेनिक अमाइंस से भी बनते हैं, बायोजेनिक अमाइंस में आ जाते हैं एलेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, वो सब, उनसे मेनली यूरिक एसिड, उससे भी बनते हैं, उससे भी बनते हैं, यू आर राइट, वहां भी अमाइनो ग्रुप ही होता है, वहां भी डीअमाइनेशन होता है, ठीक है ना। बायोजेनिक अमाइन का मतलब क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है ना, ग्लाइसिन, साइटोसिन, यूरिडीन, थाइमिडीन, याद है ना, थाइमिन, याद है कि नहीं, तो उसको भी बायोजेनिक अमाइन कहते हैं, और बायोजेनिक अमाइन से भी अमोनिया बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। तो अब ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब अमोनिया को हम क्यों नहीं निकाल देते हैं भाई, सवाल ये पता, तो वाई यू मेक द यूरिया,
तो उसकी वजह ये होती है यूरिया को बनाने का कि अमोनिया को देखो, अगर अमोनिया के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहे, थोड़ा सा भी अमोनिया हमारे बॉडी में जमा हो जाए, सुनो नहीं यार, तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, और अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, और हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन इतना नहीं होता है कि इसके बहुत थोड़ा सा अमोनिया बहुत सारे वाटर में रहेगा तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट कम होगा। बहुत सारा अमोनिया बहुत थोड़ा सा अमोनिया बहुत सारे हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, उस हिसाब से अमोनिया ज्यादा पैदा होता है। तो अमोनिया को इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट करना है, यूरिया में, ताकि इसकी टॉक्सिक इफेक्ट कम हो। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि जाहिर सी बात है अमोनिया को निकालने के लिए हमको बहुत सारा पानी चाहिए, हमको उतना पानी हम ले नहीं पाते हैं, न लेते हैं। तो हमारे बॉडी ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि अमोनिया को वो किसमें कन्वर्ट करेगा, यूरिया में। और कैसे कन्वर्ट करेगा, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके, और इसमें एटीपी का भी इस्तेमाल होता है, और ये मेनली हिपेटोसाइट्स में होता है। कहाँ होता है, हिपेटोसाइट्स में। डीअमाइनेशन टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एवरी सेल, ये जो प्रोसेस है ये सब सेल में होता है, लेकिन मोस्टली इन लीवर सेल। लेकिन यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली इन लीवर। तो होता क्या है, तो देखो ये है लीवर का हिपेटोसाइट्स, ये डायग्राम मैंने कॉपी पेस्ट किया है, लीवर का पूरा हिपेटोसाइट्स है ये पूरा हिपेटोसाइट्स है। उसमें ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी है बाहर में साइटोप्लाज्म, बाहर में साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है ना कि जो अमोनिया बनता है ना, वो अमोनिया माइटोकॉन्ड्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में दो एटीपी का इस्तेमाल करके, किसका, ये पूरा साइकिल आपको याद करना नहीं है, हम बता देंगे क्या क्या याद करना। दो एटीपी का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1, जो कि बनता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। ये सब याद नहीं करना है, क्या बनाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट जो होता है ना, लीवर के साइटोप्लाज्म में ऑर्निथिन रहता है। ऑर्निथिन एक अमाइनो एसिड है, यार अमाइनो एसिड दो तरह का होता है, एक अमाइनो एसिड होता है प्रोटीनियस, एक होता है नॉन प्रोटीनियस। नॉन प्रोटीनियस अमाइनो में बताया था ना, ऑर्निथिन, साइट्रोलिन, गाबा, याद है, प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो यही ऑर्निथिन और साइट्रोलिन यहाँ पे होता है। यूरिया साइकिल में दो नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से, ऑर्निथिन और साइट्रोलिन का। तो ऑर्निथिन हमारे लीवर के साइटोप्लाज्म में रहता है, ये घुसता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट आपस में कंबाइन करके बनाता है साइट्रोलिन। साइट्रोलिन यहाँ से बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक अनदर अमाइनो एसिड होता है एस्पार्टेट, उससे मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ 1 एटीपी इट फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेज इन बाय द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज सिंथेस। इस पे वर्क करता है एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज, और आर्जिनोसक्सिनेज लाइएज भी कहते हैं, या आर्जिनोसक्सिनेज, और इसको तोड़ देता है आर्जिनिन में और फ्यूमारेट में। फिर आर्जिनिन जो होता है ना, बाय द एंजाइम आर्जिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू यूरिया, और ये यूरिया अल्टीमेटली लीवर से कहाँ जाता है, किडनी में, और वहां पे छन जाता है। और ये आर्जिनिन दो चीज में टूटा है, यूरिया प्लस ऑर्निथिन में। किसमें टूटा, यूरिया प्लस ऑर्निथिन में, और ये साइकिल कंटिन्यू, तो इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। तो आपसे पूछा जाए कि यूरिया साइकिल में, ये पूरा साइकिल आपको याद नहीं करना है, इसलिए मैंने इतना तेज पढ़ाया है, आपको ये पूरा साइकिल याद नहीं करना है। इसमें याद क्या करना है, यूरिया साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो एक, यूरिया का फुल फॉर्म मालूम है, सॉरी यूरिया का फॉर्मूला, फुल फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मूला यही ना होता है यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2, यही ना होता है यूरिया, यही ना होता है जी, एम आई राइट। ये NH2CO सही लिखा हुआ है, राइट और रॉन्ग मुझे नहीं याद है, आई थिंक यही होता है यूरिया यही होता है, ठीक है। तो बताओ एक यूरिया को बनाने में कितना अमाइनो ग्रुप का इस्तेमाल हुआ होगा, कॉमन सेंस से बताओ, कितना अमाइनो ग्रुप का इस्तेमाल हुआ होगा, 2 का। ये क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 1 का। तो एक अमाइनो तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक अमाइनो तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और एक अमाइनो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड होता है उसका इस्तेमाल करता है, सॉरी यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है ना, ये देता है यहाँ पे, ये वाला जो अमाइनो एसिड है ना, ये एक अमाइन ग्रुप देता है। तो 2 अमाइन ग्रुप का इस्तेमाल होता है, 2 अमाइनो ग्रुप का और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो थ्रू यूरिया साइकिल अगर एक यूरिया बनाते हैं तो हम कितना अमाइनो एसिड हटाते हैं, 1 या 2, बताइए। 2 अमाइनो एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एक यूरिया का मॉलिक्यूल अगर हम बना के उसको रिमूव करते हैं तो हम 2 अमाइनो एसिड को
2 अमोनिया को और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। कितना एटीपी का इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो 3 एटीपी का, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है। तीसरा, यूरिया साइकिल कहाँ टेक्स प्लेस होता है, तो हिपैटोसाइट में, हिपैटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो एक आता है कि किस स्टेप में यूरिया बनता है, तो आपको बस ये स्टेप याद रखना है, आर्जिनिन से ऑर्निथिन में जब कन्वर्सन होता है तो आर्जिनेज एंजाइम के रिस्पॉन्स में यूरिया बनता है, ये याद रखना। अगर आप याद करना चाहो तो इसका एक निमोनिक भी है, काओ, CAAO, काओ, ऐसे बना दो, ऐसे मतलब काओ, साइट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, साइट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, फिर से रिपीट, और उसके बाद यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट जोड़ दो। लेकिन ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ है। तो यूरिया बन गया, यूरिया का रिमूवल होता है। अब डेली हम लोग कितना यूरिया रिमूव करते हैं, तो 25 से 30 ग्राम। कितना रिमूव करते हैं, 25 से 30 ग्राम। अगर यूरिया का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाए नॉर्मल से, तो ये बड़ा डेंजरस कंडीशन हो जाता है। यूरिया इज ऑल्सो टॉक्सिक, ऐसा नहीं है कि नॉन टॉक्सिक है, या ऑल्सो टॉक्सिक। तो अगर बॉडी में जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है उससे यूरिया अगर बढ़ जाए, सॉरी, यूरिया पर डे कितना 25 से 30 ग्राम पैदा होता है, उसको हम निकालते हैं। और अगर यूरिया में एक मिनिमम क्वांटिटी जो ब्लड में ऑल द टाइम रहता है, अगर उस मिनिमम क्वांटिटी से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड स्ट्रीम नोन एज, बोलिए, यूरेमिया। क्या कहलाता है, यूरेमिया। ठीक है। अब एक टर्म, ये देखो, ये पूरा रिएक्शन है, ये सब खुद पढ़ लेना, लेकिन ये सब याद करने की जरूरत है, नो नीड टू मेमोराइज। मैं बता रहा हूँ, ये पूरा साइकिल भी मेमोराइज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, यूरेमिया। तो अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक टर्म होता है यूरिया रिसाइकिल। आपने सुना है ये टर्म, यूरिया साइकिल शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ यूरिया रिसाइकिल। और ये टर्म आपके एनसीईआरटी में भी है। दोनों टर्म है, यूरिया साइकिल भी है, यूरिया रिसाइकिल भी है। यूरिया साइकिल कहां टेक्स प्लेस होता है, बोलिए, यूरिया साइकिल कहां टेक्स प्लेस होता है, किडनी में, लीवर में। और यूरिया रिसाइकिल कहां होता है, किडनी में। बिल्कुल सही आंसर दिया है, जिसने भी दिया था, किसने दिया था, आस्था ने दिया था, बिल्कुल सही आंसर है, किडनी में होता है। तो यूरिया साइकिल का क्या काम होता है वो हम बाद में बताएंगे, सॉरी, यूरिया रिसाइकिल का। लेकिन यूरिया साइकिल का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर यूरिया साइकिल, फॉर मेकिंग यूरिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिया रिसाइकिल, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल फॉर, तो हम लोग जो है ना मेनली क्या एक्सक्यूज करते हैं, यूरिया। दूसरे आपको कुछ लोग यूरिक एसिड किस चीज से बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है। यूरिक एसिड किस चीज से बनता है, नहीं नहीं, आता गलत आंसर है। यूरिक एसिड किस चीज से बनता है, हम लोगों में भी थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बनता है। आपको मालूम है हम लोगों में भी यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड का अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए ना, तो हम लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है, गठिया हो जाता है, जिसको कहते हैं गाउट। यूरिक एसिड हम लोगों में भी बनता है, ये भी क्वेश्चन इस पे भी आता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, कि यूरिक एसिड या एक्सिटरी सब्सटेंस। हम लोगों में ये मेन मेन एक्सिटरी सब्सटेंस नहीं है, हम लोगों में ये मेन एक्सिटरी सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना, हम लोगों में ये मेन एक्सिटरी सब्सटेंस नहीं है, लेकिन बनता है थोड़ा बहुत क्वांटिटी में। और ये किस चीज से बनता है, तो मेनली प्यूरिन, जो नाइट्रोजनस बेस है ना, प्यूरिन, उससे बनता है, जैसे कि गुआनिन लिखा है आपने, प्यूरिन उससे बनता है। और यूरिक एसिड का अगर एक कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम लोग को 2 बीमारी होती है, कौन कौन सी, एक होता है गाउट और दूसरा होता है किडनी स्टोन।
अगर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो गाउट एंड किडनी स्टोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये टर्म जो है ना, आप कहोगे सर क्या क्या आप पढ़ा देते हैं, सिलेबसवा का नहीं खत्म करते हैं एक दिन। सिलेबसवा तो मैं एक दिन में खत्म कर दूं। सिलेबस खत्म करना है या बढ़िया से पढ़ना है, या सिंपली सिलेबस खत्म करना है, स्कूल वाला पढ़ाई करना है? बोलोगे हाँ ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, लो भैया कौन सी पढ़ाई करनी है? सब लोग बताओ। बल्ले बल्ले की कसम, बल्ले बल्ले बायोलॉजी की कसम। हाँ तो अच्छे से पढ़ना है तो बस जो पढ़ा रहा हूँ सही से पढ़ो, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाता हूँ, कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं पढ़ना है। ये बस दो लोगों ने कहा कि बढ़िया से पढ़ाना है, बाकी लोग सब कह रहा है कि सर जैसे तैसे खत्म कर दीजिए। जैसे तैसे खत्म कर दो, बोलो तो अभी कर दूंगा। 2 दिन में एक प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन खत्म। हाँ तो बल्ले, हाँ तो बल्ले बल्ले बायोलॉजी की कसम, सबको बल्ले बल्ले बायोलॉजी करना है। देखो तो ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर, कहोगे सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। ये है एनसीईआरटी में। जब तो आप क्लास 12th में इकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वहां पे मिलेगा ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। कहाँ मिलेगा? तो ऐसा नहीं ना है कि ऑस्मो कन्फर्मर ऑस्मो रेगुलेटर के बारे में कुछ नहीं, ये है बेसिकली एसपी3 प्रोडक्ट एंड देयर रेगुलेशन का ही पार्ट। लेकिन ये कहाँ पे दिया हुआ? इकोलॉजी में दिया हुआ, इकोसिस्टम में दिया हुआ, और वहां पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा, यहाँ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप सबको तो मालूम है ना ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग द फिक्स या एक रेशियो कंसंट्रेशन का, किसका? वाटर एंड सॉल्ट का, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बता चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो क्या सब ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में वाटर और सॉल्ट का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है या नहीं रखता है? क्या जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, क्या सारे के सारे? आस्था में पूरी पूरी बात तो सुनो, नहीं तो मैं मारूंगा तुम्हारे दोनों मुंह में 2 थप्पड़, सही हो जाओगी। पहले बात पूरा सुन लो। यस 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 बोल लिखना शुरू कर देती है। मैं चैटिंग पे देखता रहता हूँ, बकता रहता हूँ, चैट पे देखता रहता हूँ। ठीक हो, बात पूरा सुन लिया करो तब बोला करो। मैंने क्या कहा? जितने भी एनिमल्स हैं, क्या उन सब के बॉडी में वाटर और सॉल्ट का एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन रहता है, या कुछ में नहीं मेंटेन रहता है, या ज्यादातर में नहीं मेंटेन रहता है? आप बोलो आस्था, आप बोलो आंसर, बोलो आस्था आंसर। आई वांट आंसर फ्रॉम यू। जब तक आस्था नहीं बोलेगी मैं नहीं दें। मैंने क्या कहा? सारे एनिमल जो हैं उसमें वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन स्पेसिफिक रेशियो में मेंटेन रहता है या नहीं रहता है? नहीं, गलत आंसर है। ज्यादातर एनिमल में नहीं रहता है। जिसमें मेंटेन रहता है उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर। और जिसमें नहीं रहता है उसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। मेरी बात समझ में आया? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में वाटर ज्यादा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, तो उसके बॉडी में भी वाटर ज्यादा होगा। अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज्यादा है तो उसके बॉडी में भी सॉल्ट ज्यादा होगा। उसको क्या कहेंगे? ऑस्मो कन्फर्मर। तो आप सब यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। मेरी बात समझे? ऑस्मो, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, एक होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, जैसा कि हमने हाईलाइट कर रखा है। ऑस्मो रेगुलेटर मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी डिस्पाइट द चेंज इन इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जैसे हम लोग पानी कम भी पिए, मान लिया 2 दिन के लिए हम पानी कम पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा शूट आउट कर जाएगा, और उसके बाद खूब सारा पानी पिए तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो ऑलमोस्ट एक फिक्स रेशियो है, उसी में मेंटेन रहेगा। अगर जो मेंटेन रखता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर। और जो नहीं मेंटेन रखता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्म। तो अब आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि सारे ऑर्गेनिज्म मेंटेन रखते हैं? आंसर जल्दी से एन लिखिए या वाई लिखिए। यस, दैट्स द आंसर। तो ये आपके इकोसिस्टम में है। ऑस्मो रेगुलेटर इज द active regulation of osmotic pressure of the body so that they do not become excessively dilute or excessively concentrated. Osmoconformer are the animals that do not vigorously control the osmotic concentration of the body fluid. They rather change the osmolality of body fluid according to the osmolality of surrounding medium. अब देखिए osmoconformer show tremendous ability to tolerate a wide, अब देखो कौन सा? osmoconformer, ऑस्मो रेगुलेटर नहीं। अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वाटर और सॉल्ट का, तब भी वो जिंदा रहेगा। कौन?
ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर नहीं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर show a tremendous ability to tolerate wide range of cellular osmotic environment. All marine invertebrates, कौन से, जितने भी मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एंड सम फ्रेश वाटर आर स्ट्रिक्टली ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, जितने भी मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट, नाम कौन सा होता है ये सब नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना कि सारे मेराइन इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट का मतलब समझ रहे हो ना, और फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट आर स्ट्रिक्ट ऑस्मो। वर्टिब्रेट में सिर्फ हैग फिश जो कि साइक्लोस्टोमाटा में बिलोंग करता है इज द ओनली वर्टिब्रेट विच इज ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, बाकी सारे वर्टिब्रेट क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर है। ये बात, वर्टिब्रेट में एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, और साइक्लोस्टोमाटा में एक मेंबर होता है हैगफिश, जो कि क्या है, जो कि क्या है, बोलो भाई, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। मेरी बात समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? सारे मेराइन इनवर्टिब्रेट और मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर में इनवर्टिब्रेट। Osmo regulator that maintain an internal difference from the surrounding in which they live. Many aquatic invertebrates are strict or limited aquatic. बहुत सारे most vertebrate are strict osmo regulator. सिवाय hagfish के सारे osmo regulator हैं. Should either eliminate excess water if they are, देखो osmo regulator में ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये बात याद रखना, ये बात आपको याद रखना है कि osmo regulator so they are should either eliminate excess if they are in hypotonic medium or continuously take water to compensate for water if they are in hypertonic situation. तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और ज्यादा कोई ऐसा बात थी। देखो हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम लिखे थे, लेकिन कुछ नाम छूट गए थे, जैसे कि मैंने टीएमओ शायद नहीं बताया था, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये मेराइन बोनी फिशेज करते हैं अपने। गुआनिन का बताया था हिपुरिक एसिड, ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है। इसके अलावा एलेंटोस और एलेंटोइक एसिड, ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है। आपको तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम याद रखना, डायरेक्टली पूछ जाता है कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। तो आपको एक बार मैं रिपीट करता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो अमाइनो एसिड इटसेल्फ इज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमाइनो एसिड इटसेल्फ, अरे यार बहुत मोटा चल रहा है, अमाइनो एसिड इटसेल्फ इज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसके अलावा अमोनिया, उसके अलावा यूरिया, उसके अलावा यूरिक एसिड, उसके अलावा गुआनिन, उसके अलावा टीएमओ ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, उसके अलावा हिपुरिक एसिड, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसके अलावा क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और इसके अलावा एलेंटोइक एसिड। तो ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए नाम। सारे के सारे कौन से हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, और ये सब के सब आपको नाम याद होने चाहिए। बाकी आपको इसके अंदर के बारे में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ हिपुरिक एसिड कैसे बनता है, गुआनिन कैसे बनता है, टीएमओ का क्या रोल है, एलेंटोइक एसिड का क्या रोल है, लेकिन नाम आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप में से किसी ने पूछा है, मोहसिन मसूदी ने पूछा है कि सर क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, वैसे देखो क्रिएटिन होता है और क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है। यहाँ पे पूरा हम, सॉरी मैं लिखा नहीं, पढ़ाऊंगा जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन फॉस्फेट में क्या डिफरेंस होता है। कहाँ पढ़ाऊंगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्रिएटिनिन से ही क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनता है, क्रिएटिन से ही क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। कोरीज साइकिल एक होता है, कोरीज साइकिल, उसमें मैं आपको मोहसिन साहब ये बात बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, वो आपने याद दिला दिया ना, तो उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछने से आपको मुझे ये बेनिफिट होता है कि मुझे वो चीज ध्यान में आ जाता है, ठीक है। अब आइए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा ये बताइए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, आप लोग में से कौन कौन बताएगा कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। चलिए पहले मैं ये बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। देखिए मेरे सेंटेंस को पढ़िए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ऑर्गन लिखा है या ऑर्गन्स लिखा है, ऑर्गन्स लिखा है। अबे अहमद, तुमने बल्ले बल्ले बायोलॉजी को पहले सब्सक्राइब किया कि नहीं,
एमन, फिर तुम ऐसे क्यों आंसर दे रही हो? जो जिसने भी कर दिया बल्ले बल्ले बायोलॉजी सब्सक्राइब, वो ऐसा आंसर नहीं देगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन जो होता है ना, कौन कौन से होते हैं देखिए। किडनी इज द मेन, अनडाउटेडली किडनी इज द प्राइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। किडनी तीन तरह का होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कौन तीन तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये भी आप लोगों को ये टर्म अक्सर आएगा, इसलिए मैं ये आज इसको भी डिस्क्राइब करूंगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ऑफ थ्री टाइप, बिलोंग टू थ्री कैटेगरी। मीसोनेफ्रिक, सॉरी मीसोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीसोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, या मेटानेफ्रिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी नहीं, मीसोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मीसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेटानेफ्रिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये टर्म आपने शायद कभी सुना होगा, मेटानेफ्रिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, घबराइए मत। अब हम लोगों में मेजर ऑर्गन तो किडनी है एक्सक्रीटरी, इसके अलावा है लीवर, इसके अलावा है लंग, इसके अलावा है, बोलिए, स्किन। स्किन में दो तरह के ग्लैंड हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। इसके अलावा और कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। एंड किडनी इज नॉट फॉर मेकिंग द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये भी याद रखिएगा। किडनी अल्डो इज, लीवर देखो, लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन लीवर बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बनाता है और रिमूवल में भी हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किडनी इज नॉट द, बेटा इंटेस्टीन वो लीवर के थ्रू ही होता है। वो आज तक आपने लिखा ना, लार्ज इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन, या जिसने भी लिखा, स्टोमिक, लीवर के थ्रू जो भी सब्सटेंस बनता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, वो इंटेस्टीन में पहुंचता है और इंटेस्टीन में पोटी के जरिए वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलता है। हम लोग कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पोटी के थ्रू भी निकालते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस विच रिमूव थ्रू पोटी। ठीक है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज सेल्फ इज अ नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है ना, तो ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें किडनी है। और किडनी इज नॉट द ऑर्गन फॉर मेकिंग एनी, नहीं, पैंक्रियाज बिल्कुल भी नहीं है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, किडनी इज नॉट फॉर मेकिंग एनी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इट इज फॉर मेकिंग, इट इज फॉर रिमूविंग द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एंड कौन सा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस? तो यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा बहुत सारे विटामिन जो एक्सेस में हैं, उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो किडनी का काम क्या है हमारे बॉडी में? किडनी का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? दो फंक्शन है या तीन? कौन कौन से फंक्शन है किडनी के? फंक्शंस ऑफ किडनी, या चार या पांच, बताइए। किडनी के फंक्शन क्या है? फिल्टर मारेंगे मुख का, अनम दाएं से बाएं मुंह घुमा देंगे, सही हो जाएगा, फिल्टर। फंक्शंस ऑफ किडनी बोलो, किडनी फंक्शंस। रिमूवल ऑफ, खदीजा ने बोला, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और बताइए। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब यूरिया, यूरिक एसिड सब हो गया। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्पूरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हिप्पूरिक एसिड, इसके अलावा एक्सक्रीशन, इन सबसे अच्छा है ना इन, इसके अलावा ड्रग्स को भी एक्सक्रीट करता है, हार्मोन्स को भी एक्सेस में एक्सक्रीट करता है। ठीक है ना, और भी चीजों को। तो इसलिए रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट से अच्छा सिंपली इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और क्या काम है किडनी का? दूसरा आपने बोला ऑस्मो रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है, ऑस्मो रेगुलेशन। और क्या काम है?
और क्या काम है किडनी का? अरे बेवकूफ, फिल्टर ब्लड वही तो एक्सक्रीशन के लिए तो फिल्टर ब्लड करता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए तो फिल्टर ब्लड करता है। किस लिए करता है? ठीक है। तीसरा इसका काम है, देखो हमारे ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा बेसिक ना हो। सुन लो, ये सब आपके एनसीईआरटी में है। हमारा ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो, बहुत ज्यादा बेसिक ना हो, इसको कौन रोकता है? किडनी। तो इसको हम कहते हैं हेल्प इन एसिड बेस बफरिंग में, एसिड बेस बफरिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक होने से रोकता है ऑफ ब्लड। ये भी काम है। और क्या काम है बोलिए? किडनी से के जेजी सेल से एक हार्मोन पैदा होता है एरिथ्रोपोएटिन, और दैट एरिथ्रोपोएटिन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो एरिथ्रोपोएसिस बिकॉज ऑफ हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। कृति ने कहा ये सर, ये सर पहले का पढ़ा हुआ था, किसी टीचर ने पढ़ाया था लेकिन समझाया नहीं था कृति को। क्यों थी कृति? अब समझ में आया? पोएटिन। सही सही बोलना, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना, ठीक है ना? और बोलो, और क्या काम है? तो किडनी का काम है फाइनल एक्टिवेशन ऑफ, फाइनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता तो जरूर है, विटामिन डी हमारे बॉडी में स्किन में बनता है, लेकिन स्किन में बनने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, फिर वहां से तो आके वो लीवर में थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, और पूरी तरह से एक्टिवेट कहाँ पे होता है? किडनी में। तो ये कुछ फंक्शंस है किडनी के, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं किडनी के जो हमको याद नहीं आ रहा है, वो आपको पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी के। इसके अलावा कोई और आपको याद आए तो बता दीजिएगा मुझे, लेकिन ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं कि ये सारे फंक्शंस कितने हैं किडनी के हैं। इसमें से ऊपर के 4 फंक्शन तो आपके एनसीईआरटी में लिखा ही लिखा हुआ है। हाँ, एक और फंक्शन, सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आपके एनसीईआरटी में, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन। यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बीपी रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, ठीक है ना? बीपी रेगुलेशन, ये भी आपको याद रखना है, बीपी रेगुलेशन में भी किडनी हेल्प करता है। तो ठीक है, तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली किडनी और उससे रिलेटेड ऑर्गेन को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी और उससे रिलेटेड ऑर्गेन्स को हम क्या कहते हैं बताइए? कंबाइनली किडनी है, किडनी से रिलेटेड ऑर्गन क्या है? यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। इन सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? बोलिए, एनीवन? बट सऊद कुछ भी बोल देते हो, एनीवन? हाँ देखो, मेनली इसके लिए टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीनल सिस्टम, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इसके लिए यूरिनरी सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरिनरी सिस्टम। किडनी का फंक्शन अनडाउटेडली यूरिन बनाना भी है, लेकिन यूरिन क्यों हम बनाते हैं? यही सब काम करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, बीपी रेगुलेशन के लिए, इसलिए हमने। हाँ क्या? वेट, वेट मतलब क्या वेट करूँ बताओ? आस्था किस लिए वेट करूँ बोलो? आस्था बोल रही सर प्लीज वेट। अच्छा वेट कर रहा हूँ, चलो अच्छा लिखना होगा इसको, लिखो लिखो। तुम में से कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि पहली बार में एमबीबीएस क्वालिफाई करेगा? कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि पहली बार में नीट क्वालिफाई करेगा? मोहसिन मसूदी, मैं नाम सबका नोट कर रहा हूँ। अतफ, नाम नोट कर रहा हूँ। परवानसु, बेटा नाम लिखा रहा है, जेल में जाओगे नहीं अगर क्वालिफाई करो। जीशान, सऊद, आस्था, जो नहीं करेगा उसको आपको जेल में डालेंगे। शाह मुदब्बिर, मुसाइब, बिस्मा, जागीरती, मतलब कि तुम सब पहली बार में क्वालिफाई करोगे। अरे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ही तो मजा आ जाएगा कसम से। मैं तो तुम सबको, अगर सब एक साथ क्वालिफाई कर लिए तो हिंदुस्तान क्या, तुम लोग को इंटरनेशनल टूर करा दूंगा। अगर सब के सब, जितना यहाँ पे अभी 42 बच्चे मौजूद हो, अगर सब के सब पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिए फर्स्ट टर्म में, तो इंटरनेशनल टूर मैं अपनी तरफ से करा दूंगा। लेकिन सब के सब 42 के 42 आउट ऑफ 42, 42 मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर मेडिकल एंट्रेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है। देखो, ऑनलाइन के पढ़ाई का नुकसान है तो फायदा भी है, आपका बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है,
टाइम बचता है। ये है कि थोड़ा सा पेनफुल तो होता है पढ़ाना भी और पढ़ना भी, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड फॉर सेविंग द टाइम, क्योंकि आप घर बैठे, लेकिन वही होता है ना कि इंसान थोड़ा सा ग्रुप में एक अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। और यहाँ पे अच्छी से पढ़ाई जब ग्रुप नहीं रहता है, इंडिविजुअल रहता है घर में, तो कभी सो रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, कोई कम्पिटेटिव माहौल नहीं रहता है। सभी ठीक है ना। तो आगे की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पहले रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो देखो रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, देखो ये आपका यार है, ये आपका रीनल आर्टरी है। कौन सा आर्टरी है? रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी जो है ना, सॉरी, तो ये मतलब सॉरी, ये मेजर आर्टरी है। मेजर आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा, सॉरी फॉर दैट। मेजर आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा किडनी के पास जाके ये यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो डोर्सल एओर्टा, ये भी याद रखिएगा। एओर्टा का एक ब्रांच है जिसका नाम है डोर्सल एओर्टा। और डोर्सल एओर्टा किडनी के पास जाके किडनी के मेडियल साइड, देखो मेडियल साइड और लेटरल साइड समझते हो? हाँ मैं छोड़ दूंगा, पौने एक में छोड़ दूंगा आज, ठीक है ना। मैं पौने एक में छोड़ दूंगा, ठीक है ना। 12:45 में आज छोड़ दूंगा, आज फ्राइडे है, ठीक है ना। एओर्टा है और एओर्टा का एक ब्रांच है डोर्सल एओर्टा। और डोर्सल एओर्टा जो है, ये याद रखिएगा, रीनल आर्टरी देता है। और रीनल आर्टरी जो है ना, मेडियल साइड से किडनी में इंटर करता है। जो किडनी हमारा, किडनी एक राइट साइड में है ऐसे और एक लेफ्ट साइड में है। तो ये लेटरल साइड किडनी का कहलाएगा। ये कौन सा साइड कहलाएगा? लेटरल साइड, लेटरल साइड। और ये इधर वाला साइड क्या कहलाएगा? मेडियल साइड। तो आपसे पूछा जाए कि रीनल आर्टरी इंटर इनटू द किडनी फ्रॉम लेटरल साइड और मेडियल साइड, तो आप कहेंगे मेडियल साइड। उसी तरह से किडनी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है उसको हम कहते हैं रीनल वेन। कौन सा वेन? रीनल वेन, जो कि देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये है रीनल वेन। ये जो ये है ना, ये रीनल वेन है, ये है रीनल वेन। और रीनल वेन जो है ना, अल्टीमेटली किसमें? इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इंफीरियर वेना कावा में। तो ये बताओ रीनल वेन में यूरिया बहुत सारा होगा या सबसे कम होगा? रीनल वेन में यूरिया बहुत सारा होगा या सबसे कम होगा? लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन विच वेन? रीनल वेन। अब देखिए, तो किडनी के दो साइड हो गए, लेटरल साइड, मेडियल साइड। मेडियल साइड में आप देखो तो किडनी में ऐसे डिप्रेशन है, ऐसे डिप्रेशन है ना। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं बताइए? इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? ये जो डिप्रेशन है, किडनी हाइलम। देखो हमने बताया था ना, लंग में भी होता है, जहां भी डिप्रेशन होगा, किसी भी स्प्लीन में भी होता है, किसी भी ऑर्गन में। हाइलम इज अ कॉमन वर्ड, हाइलम इज अ कॉमन वर्ड। किडनी में भी होता है, लंग में भी होता है। लंग हाइलम याद है ना, लंग हाइलम के जरिए ब्रोंकाई इंटर करता है। लंग हाइलम के जरिए उसमें ब्लड वेसल पल्मोनरी वेन इंटर करता है। लंग हाइलम के जरिए उसे पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी इंटर करता है, पल्मोनरी वेन इंटर एग्जिट करता है, सारे नर्व्स इंटर करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम इंटर करते हैं। वैसे ही यहाँ भी किडनी के अंदर जो भी सामान इंटर और एग्जिट करेगा वो कहाँ, किस स्ट्रक्चर के थ्रू करेगा बताओ भाई? किडनी हाइलम के थ्रू, किडनी हाइलम के थ्रू। देखो तो किडनी हाइलम के जरिए ब्लड वेसल्स इंटर और एग्जिट कर रहा है। उसके अलावा इसके जरिए ही यूरेटर निकला होता है, किडनी हाइलम से ही यूरेटर निकला होता है। और किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड। वो अलग चीज है, सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल या एड्रीनल ग्लैंड, सुन लो। आपसे पूछा जाए कि किडनी के रेस्पेक्ट में ये सुपेरियर है या एंटेरियर है, तो क्या आंसर होगा? तो सुपेरियर भी कहेंगे और एंटेरियर भी कहेंगे, दोनों कहेंगे। एंटेरियर मुंह की तरफ और पोस्टेरियर एनस की तरफ। तो इंसान में किडनी के एंटेरियर हुआ कि नहीं एड्रीनल ग्लैंड, और सुपेरियर भी ऊपर में, तो सुपेरियर भी। तो दोनों का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रहे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, तो आप कहोगे कि इट इज लोकेटेड सुपेरियर टू किडनी और एंटेरियर टू किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब आप देख के बताओ, बारिश होने लगी जी, बहुत जबरदस्त मौसम आ गया। ये मौसम है, ठीक है।
तो एड्रिनल ग्लैंड और सुपररीनल ग्लैंड जो है ना, इसमें आप देख के बताओ कौन सा किडनी आपको थोड़ा नीचे दिख रहा है, कौन सा किडनी ऊपर दिख रहा है? राइट किडनी नीचे दिख रहा है या लेफ्ट किडनी नीचे दिख रहा है? थोड़ा सा दबा हुआ नीचे कौन दिख रहा है, राइट किडनी या लेफ्ट किडनी? नीचे की तरफ। परवांशु को लेफ्ट किडनी नीचे की तरफ दबा हुआ दिख रहा है। परवांशु पहले तुम देखो सही से, कौन सा नीचे की ज्यादा नीचे दबा दिख रहा है? हाँ, देखो आप इसको देखो, कॉमन सेंस की बात है। आप देखो ये किडनी का देख रहे हो, राइट किडनी थोड़ा सा दबा हुआ है, क्यों? अतः आपको मालूम है आंसर, मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम बच्चों को मालूम है आंसर। क्यों ऐसा होता है कि राइट किडनी थोड़ा सा दबा हुआ होता है लेफ्ट किडनी? क्यों ऐसा होता है? एनीवन? राइट लंग की वजह से? मुसाहिब पसीरे। लंग थोरेसिक चैम्बर में और किडनी कहाँ पे है? खड़े हो जाओ अपने। हाँ, जीशान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिकॉज ऑफ लीवर। लीवर यहाँ पे बहुत, वो तो थोरेसिक कैविटी में, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में है। कहाँ पे है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। तो बीच में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। आई थिंक हमने को पहले भी मैं बता रखा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लीवर। ठीक है ना, लीवर। तो लीवर की वजह से कि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा हुआ रहता है। किसकी वजह से? लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा होता है। ये क्वेश्चन भी आता है। अब आप बताइए खुद देख के, अगर, चलिए ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं पूछ देता हूँ। मिड लाइन, ये है मिड लाइन के बॉडी का। इधर है राइट किडनी और इधर है लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में ज्यादा मिड लाइन की तरफ कौन है, राइट किडनी या लेफ्ट किडनी? मिड लाइन की तरफ मोर मेडियल कौन है? लेफ्ट। ये याद रखिएगा। तो दो चीज याद रखना है आपको, एक तो राइट किडनी इज मोर डिप्रेस्ड एंड लेफ्ट किडनी इज मोर मेडियल। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना है। अब किडनी के का थोड़ा सा देखते हैं, आप में से किसने किसने किडनी खाया है? गुर्दा, किसने किसने गुर्दा खाया है? सबने खाया होगा, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है उसकी नहीं, जो वेजिटेरियन है उनकी बात नहीं कर रहा। आस्था तुम, आर यू नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो सॉरी वेजिटेरियन हो। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे ना, वो लोग खाए होंगे। तो किडनी आप सबने खाया होगा। किडनी ठीक ठाक, इंसान का किडनी जो होता है ना, वो ठीक ठाक साइज का होता है भाई। अब इसे समझ लो कि इंसान के किडनी का वेट जो होता है ना, अगर आप 2 किडनी खा लोगे ना, तो आप कम से कम 2-3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। 120 से 170 ग्राम के बीच एक एडल्ट ह्यूमन किडनी का वेट होता है, मतलब ऑन एवरेज 150 ग्राम। समझ रहे हो ना बात को? तो 150 ग्राम का, अगर 2 किडनी खा लिया तो 300 ग्राम आप खाना प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो। तो आपको एक अच्छा खासा, मतलब तो वेट किडनी का कितना है? 120 से 170 ग्राम। दूसरा, किडनी की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब ये वाला पोर्शन, ये 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मतलब ये वाला पोर्शन, ये कितना आता है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस को देखोगे, इधर से ये थिकनेस देखोगे, तो 2 से 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 12 सेंटीमीटर, 2 से 3, 5 से 7 सेंटीमीटर, और वेट 120 से 170 ग्राम। तो ये पूरा आपको याद रखना है। अब किडनी हमारे बॉडी में एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे होता है? तो पहला बात तो ये थोरेसिक कैविटी में नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में बताया था ना, अपर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, याद है ना? तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में वेंट्रल साइड में होता है या डोर्सल साइड में, ये बताइए। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भाई, एब्डोमिनल कैविटी समझ रहे हो ना, जो आपका नाभि है, नाभि के नीचे डोर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में? खदीजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर दीजिए।
डोर्सल साइड में, मतलब पीछे की तरफ। अब क्लासरूम होता तो मैं बता देता कहाँ पे। तो पीछे की तरफ जहाँ वर्टिब्रल कॉलम होता है ना नीचे में, कौन सा, मेनली लंबर वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा जहाँ पे खत्म होता है, तो थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा जहाँ पे खत्म होता है वहां से किडनी का शुरू होता है। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में एक्सटेंडेड रहता है। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंडेड होता है। मान लो ये लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। और ये क्या चीज है, ये है, ये क्या कहते हैं, लास्ट है। तो किडनी आपका, एक किडनी यहाँ से यहाँ तक और दूसरी किडनी यहाँ से, ये दो किडनी है, ठीक है ना, ये दो किडनी, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये अब किडनी का कलर कैसा होता है, तो आप सब में से मैक्सिमम लोग किडनीटेरियन है, जिन जो लोग नहीं है वो बकरे का किडनी खरीद के देख सकते हैं। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कौन सा कलर का, रेडिश ब्राउन, पूरी तरह से लाल नहीं, थोड़ा सा ब्राउनिश अपीयरेंस होता है, तो रेडिश ब्राउन। और कैसा होता है, तो सबको देख के पता चल रहा है कि बीन शेप। और बीन कैसा होता है, तो किडनी शेप। किडनी कैसा होता है, बीन शेप। बताओ तो फिर कौन, ये किडनी हुआ कौन सा शेप, बीन कैसा होता है, किडनी शेप। किडनी कैसा होता है, बीन शेप। बीन समझते हो ना, राजमा शेप। ये बात समझ में आया, किडनी कैसा होता है, बीन शेप। बीन कैसा होता है, किडनी शेप। तो कौन किसका शेप हुआ, बोला, बताओ आंसर दो। हाँ, एनी आंसर। भाई किडनी हुआ बीन शेप का, अब बीन हुआ किडनी शेप का। अब बीन इज किडनी शेप, तो इसमें क्या गलत है। ये कह रही है, कौन कह रही है, हाँ कीर्ति बोल रही, फिर तो हमने भी किडनी खाया है, बीन बीन को किडनी समझ के खा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ तक मैं एनसीईआरटी में पहले पढ़ता हूँ। इन ह्यूमन द, अरे यार, in human, the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureter, or urinary bladder and urethra. Kidney are reddish brown bean-shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. Dorsal inner wall of abdominal cavity. Dorsal inner wall समझ रहे हो ना। हाँ, दूसरा, each kidney is of an adult human measure 10 to 12 centimeter in length, 5 to centimeter width, 2 to centimeter thickness, and average weight is 122. Towards the center of the kidney, inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessel, and nerve enter. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called a renal pelvis. अब देखो इसके आगे का हम अभी पढ़ाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत आसान सा था। आपको ये याद रखना है, मेजरमेंट याद रखना है, कलर याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, रीनल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपका किडनी होता है, ये हो गया किडनी, उसके बाद ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरेटर, ठीक है ना। यहाँ तक आपको याद रखना है। आई थिंक आज फ्राइडे है तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा जल्दी ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब पढ़ा लेता हूँ 10-15 मिनट और पढ़ा लेता हूँ, चलो ठीक है ना। हाँ 15 मिनट और पढ़ लो, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि यार सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बताओ, असल में मुझे सारा यार ऑनलाइन पढ़ाने में मेरा हालत खराब हो जाता है। मैं ऑफलाइन क्लास तो 3-4 घंटा पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं अच्छा भी नहीं पढ़ा पाता हूँ ऑनलाइन में। क्यों भाई, अच्छा नहीं ना पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में। दूसरा बोली सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खाली दूसरा ही बोल रही है, बाकी सब तो बोल ही नहीं रही है। चलो कोशिश करते हैं। हाँ 10 मिनट और पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। नहीं देखो, अब हम लोग बात करते हैं ना, कीर्ति बोल रही कि सर आप तो बिल्कुल बकवास पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको ठीक ठाक पढ़ाने आता है। क्यों कीर्ति, आए कीर्ति, चलो। दिव्या देखो कुछ नहीं बोली, जागृति कुछ नहीं बोली कि सर आप तो बस बकवास करते हैं, हम तो आपको झेल रहे हैं क्योंकि झेलना हमें आदत हो गया है। चलो देखो किडनी क्या होता है ना, अब देखो इस बात को ध्यान से सुनो। शाह मुदब्बिर देखो कैसे चूना लगा रहा है कि चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं,
थैंक यू बेटा, थैंक यू। कम से कम तुम लोगों में से किसी ने तो मेरी तारीफ की। दिव्या और जागृति कुछ नहीं बोल रही है। सर आप तो बकवास कर रहे हैं, फालतू का बात। बोलो दिव्या जागृति, नहीं बोलोगी तो नहीं पढ़ाएंगे। ये हो गया किडनी। अब देखो, बस अभी छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, बस यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो कुछ तो बोलो, क्या मैं बकवास पढ़ाता हूँ? ये किडनी है। तुमने आज तक कमेंट भी नहीं किया चैनल पे, मेरे 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 किसी भी वीडियो पे। अच्छा बोल रहा है तारीफ करवाने की निंजा टेक्निक। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखोगे ना तो एक फनेल, फनेल समझते हो? निंजा टेक्निक क्या होता है यार, मैं आज देखूंगा। ये होता है इस तरह का शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे, यहाँ पे एक इस तरह का, ये क्या होता है निंजा टेक्निक जी? मतलब ये, इसको इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। ये फनेल शेप होता है, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद ये यहाँ से ये ऐसे आता है। इसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। भाई अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर दो, कॉल कर दो कि सर ये टॉपिक, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? देखो मुझे, मेरा कोई क्रिटिसाइज करता है या मुझे कहता है कि सर ये नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे खुशी मिलती है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो मुझे क्रिटिसाइज करे तो मैं बुरा मानूँ। वही इंसान अपने आप में इंप्रूव करता है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करता है। ठीक है ना? और कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका हमदर्द है। समझ रहे हैं बात को बेटा? तो प्लीज, मैं कोई तारीफ करवाने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार पूछता हूँ, कहता भी हूँ कि आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो। अगर आप पब्लिक लेवल पे नहीं करना चाहते हैं एज ए रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, तो आप पर्सनल, सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना? लेकिन मन में नहीं रखना है। ठीक है, तो रीनल पेल्विस कंटिन्यू, तो आपको ये याद रखना है कि रीनल पेल्विस एक फनेल शेप स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ये एक फनेल शेप स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। इनर टू द हाइलम देयर इज अ ब्रॉड फनेल शेप स्पेस। स्पेस इसमें लिखा है, लेकिन ये पूरा ब्रॉड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विथ विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस। अब ये कैलिसेस क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आप लोगों से किसको किसको मालूम है कैलिसेस? कैलिसेस क्या होता है बताइए। थैंक यू कृति। हाँ, तो बताइए क्या किस तरह का प्रोजेक्शन? तो कैलिसेस अभी मैं लिख देता हूं, इसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा। कैलिसेस कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेनियस प्रोजेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में इसका कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल बल्ले बल्ले बायोलॉजी को प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों में। मैं आप लोगों को जब 1000 होगा तो पार्टी दूंगा, पक्की बात। चलिए।